मंजिल तो तेरे पास है, पहुंचने की केवल उम्मीद बाकी है। तोड़ दिए हो सारी बेड़ियां, तोड़ने की केवल जंजीर बाकी है। मत रोक अपना थके हुए कदम मेरे दोस्त, इसे तोड़ने के लिए तो तेरा एक जिद ही काफी है। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है जिसका नाम है पॉलीगन, मतलब बहुभुज। तो इस वीडियो में हम लोग बहुभुज के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और जो इस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बना है और कैसे बना है इसके बारे में भी बात करेंगे, और इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे प्रकार के क्वेश्चंस का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि बहुभुज का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, बहुभुज का डिफिनेशन इस बहुभुज वर्ड में ही छिपा हुआ है। इस बहुभुज वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? पहला वर्ड है बहु और दूसरा वर्ड है भुज। बहु का मतलब क्या हुआ? बहुत, और भुज का मतलब क्या हुआ? भुजा या रेखा। तो हम इसका जो डिफिनेशन बनाएंगे वो डिफिनेशन कैसे बनेगा कि किसी समतल में या किसी प्लेन में, हम किसी समतल या किसी प्लेन में क्यों बनाते हैं? क्योंकि यह एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, और 2 डायमेंशनल फिगर में ऊंचाई नहीं होती है। तो जो आप कॉपी पर फिगर बनाते हैं, या जो आप किसी बोर्ड पर फिगर बनाते हैं, या कभी बैठ के किसी जमीन पर आप कोई आकृति बना रहे होते हैं, तो वो एक 2 डायमेंशनल होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही होता है। जैसे आप त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज आप कभी देखे होंगे ऐसे बनाते हुए कॉपी पर, नहीं, त्रिभुज में केवल लंबाई चौड़ाई होते हैं। लेकिन जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं वो शीर्षलंब से सामने के भुजा पर डाली गई लंब, तो वो शीर्षलंब होता है, उसका ऊंचाई नहीं होता है, लेकिन हम ऊंचाई मानकर चलते हैं। तो किसी प्लेन में या किसी समतल में 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा या 3 या 3 से अधिक रेखाओं द्वारा घिरी हुई एक बंद आकृति को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। लेकिन हम 3 या 3 से अधिक क्यों बोले? बहु का मतलब बहुत होता है, मतलब बहुवचन होता है, और बहुवचन का मतलब क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक संख्या। तो 3 या 3 से अधिक रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति होगी। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर इस बहुभुज का हम टाइप की बात करें तो ये बहुभुज 2 टाइप्स के होते हैं। एक इरेगुलर पॉलीगन, मतलब कि विषम बहुभुज होता है, और दूसरा रेगुलर पॉलीगन, मतलब कि सम बहुभुज होता है। तो जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो सिलेबस में है रेगुलर पॉलीगन, मतलब सम बहुभुज के बारे में आपको पढ़ना है, आपको विषम बहुभुज के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम विषम बहुभुज के बारे में नहीं पढ़ाएंगे आपको, केवल हम सम बहुभुज के बारे में ही पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अननेसेसरी चीज़ को नहीं पढ़ना है, उससे बचना है, और किसी चीज़ को रटने से बचना है, सिर्फ हमको समझना है। अब कुछ हम फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, और इस फिगर के माध्यम से हम समझते चलेंगे, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ समझते चलना है। देखिए, यहाँ पर हम कुछ फिगर बना रहे हैं। ये आपके पास 5 फिगर है। अब पांचों फिगर में डिफरेंट क्या है पहले इसको समझिए। हम सबसे पहले समझते हैं कि सम बहुभुज क्या होता है और विषम बहुभुज क्या होता है। अगर जैसे ही हम बोलते हैं सम बहुभुज, तो सम बहुभुज का मतलब क्या हुआ? अब इसमें 3 भुजा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सम त्रिभुज बोलेंगे। इसमें 4 भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज बोलेंगे। इसमें 5 भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे? सम पंचभुज बोलेंगे। या इसमें 6 भुजा है तो इसको सम षष्ठभुज बोलेंगे। तो जैसे ही सम त्रिभुज बोला इसका मतलब कि वो सम बहुभुज है। सम त्रिभुज बोला मतलब 3 भुजाओं वाला एक सम बहुभुज है। सम चतुर्भुज बोला इसका मतलब कि 4 भुजाओं वाला एक सम चतुर्भुज है। पंचभुज बोला इसका मतलब कि 5 भुजाओं वाला एक पंचभुज है। तो जब भी ये सम लगाया तो सम में क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है कि सम का मतलब होता है इक्वल, बराबर। मतलब कि ये जो भी है, अगर ये सम त्रिभुज है, ये सम चतुर्भुज है, ये सम पंचभुज है और ये सम षष्ठभुज है, तो इसके जितने भी कंडीशन हैं, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है, वो सारे प्रॉपर्टीज आपस में इक्वल होंगे। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं जो आपस में इक्वल होंगे? तो अगर ये सम त्रिभुज है तो इसमें कितने भुजा हैं? 3। इसका मतलब कि ये तीनों भुजा, पहला प्रॉपर्टी है कि इसका तीनों भुजा है, तो तीनों भुजा आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरा इसमें क्या देख रहे हैं आप कि दूसरा, अगर इसमें 3 भुजा है तो 3 आंतरिक कोण भी मिलेंगे, मतलब अंदर कोण भी मिलेंगे। कितने? 3, 1, 2 और 3। तो ये तीनों आंतरिक कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। अगर 3 आंतरिक कोण है तो इसमें 3 शीर्ष भी मिलेंगे, मतलब शीर्ष इसको बोलते हैं, तो ये शीर्ष भी 3 मिले। तो ये तीनों शीर्ष का बात कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं। शीर्ष का मतलब ये आगे हमारे फॉर्मूला में इसका जरूरत है, यानी कि 3 शीर्ष भी इसमें मिलते हैं। तो ये भी मान सकते हैं कि तीनों शीर्ष इक्वल भी होते हैं। अब इसमें 3 बाह्य कोण भी होते हैं, और बाह्य कोण कैसे बनाएंगे? तो हम किसी एक डायरेक्शन में ही मापेंगे। हम यहाँ इस लाइन से चलते हैं, किस लाइन में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में गए तो एक एंगल ये बना,
फिर यहाँ से बढ़े और यहाँ पहुँचे एंटी क्लॉकवाइज तो एक एंगल ये बना, और फिर यहाँ से चले यहाँ आए तो एक एंगल ये बना। तो ये जितने बाह्य कोण है ये सभी बाह्य कोण भी आपस में बराबर है। मतलब कि अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। अब देखिए ये समचतुर्भुज है तो इसमें 4 भुजाएं हैं, तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर, 4 भुजा होगा तो 4 कोण भी होगा, तो ये चारों कोण भी आपस में बराबर। जब 4 आंतरिक कोण हो गए तो 4 बाह्य कोण भी होगा, तो ये चारों बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये समपंचभुज है तो ये पांचों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पांचों आंतरिक कोण भी आपस में बराबर होंगे और पांचों बाह्य कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। वही कंडीशन इस समषष्ठभुज में भी फॉलो होगा, यानी कि ये सम सप्तभुज हो या सम अष्टभुज हो या सम 15 भुज हो या सम 20 भुज हो या सम 100 भुज हो, इन सारे बहुभुजों में यही कंडीशन लागू होंगे। और देखिए अगर हम विषम बहुभुज का बात करते हैं तो विषम बहुभुज का सभी कोण आपस में बराबर नहीं होते, ठीक इसके उल्टा, या सभी भुजाएं भी आपस में बराबर नहीं होते। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हमारे सिलेबस में ये विषम बहुभुज नहीं है तो हम विषम बहुभुज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए एक यहाँ पर चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी सम बहुभुज की आकृति ले लीजिए, उसमें जितने भुजाएं हैं मतलब भुजाओं की जो संख्या है, भुजाओं की संख्या जो है, तो भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या। अब कोणों दो प्रकार के, मतलब कोण दो प्रकार के, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। तो कोणों की संख्या अब बराबर शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या। इस फिगर में ही देख सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है, 1 2 3, तो कोण कितने 1 2 3, जो अंदर है बाह्य कोण कितने 1 2 3, और इसके शीर्ष कितने 1 2 3। यानी कि जितने भुजा होंगे उतने ही आंतरिक कोण होंगे, उतने ही बाह्य कोण होंगे और उतने ही उसके शीर्ष होंगे। किसी भी फिगर को ले लीजिएगा यही कंडीशन होगा। तो इस बात को भी समझ गए। अब जो फॉर्मूला इसका बना है, वो फॉर्मूला कैसे बना है थोड़ा उसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहला क्या बनेगा फॉर्मूला कि समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग बराबर क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि समबहुभुज के प्रत्येक या एक आंतरिक कोण का मान, एक आंतरिक कोण बराबर, एक आंतरिक कोण बराबर क्या होगा, तो n-2, यानी कि सेम फॉर्मूला, ये क्या है कोणों का योग है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n से क्या कर देंगे भाग देंगे, यानी कि इसमें n से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा प्रत्येक आंतरिक कोण मिलेगा। तीसरा क्या बनेगा कि समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होगा 360 डिग्री, जो कि फैक्ट है, इसको भी समझेंगे कि ये कैसे 360 डिग्री क्यों होता है। चौथा फॉर्मूला जो बनेगा समबहुभुज के प्रत्येक या एक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री में अब n से भाग दे देना है। और जो इसका पांचवा क्वेश्चन पूछता है वो विकर्णों से रिलेटेड पूछता है कि समबहुभुज के विकर्णों की संख्या, समबहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3/2। ये 5 फॉर्मूला है इस पॉलीगन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्या इन पांचों फॉर्मूला को रटने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है? तो जी मेरे हिसाब से बिल्कुल इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान रखना है और ये चीज़ को ध्यान रखना है। ये तो सिंपल सा बात है कि इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि जितने भुजा हो रहे हैं उतने ही कोण हो रहे हैं
अंदर भी कोण हो रहा है और बाहर भी कोण हो रहा है, उतने ही शीर्ष भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम एन क्या मानते हैं, ये जितने भी एन है ना उतने ही हम शीर्ष मान लेते हैं, या भुजा भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए हम यहाँ पर शीर्ष ही मान लेते हैं कि ये एन जो है जो भी है वो शीर्ष है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला कैसे बना है, देखिए ये n-2 इंटू 180 डिग्री क्यों बना है, ये n-2 क्या यहाँ पर है, हम जिसमें 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर समझ जाते हैं तो ये कोई भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में कभी होने की जरूरत नहीं है कि हमको बार बार रिविजन करना है, नहीं, सिर्फ एक बार समझे बस हमेशा के लिए फिनिश हो गया। तो क्या है यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को कैसे बनाएं, तो सबसे पहले देखिए अगर आपको तो एक बेसिक चीज़ से फॉर्मूला ऐसा बनता है ना कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं बेसिक चीज़ से, तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ किसको उठाया है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग। ये त्रिभुज है और त्रिभुज के जितने भी अंदर कोण है उन कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आप बहुत पहले से जानते हैं, अब इस बात को बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपको भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको त्रिभुज के फॉर्म में सबको बांट दें, क्या करें कि त्रिभुज में सबको बांट दें, जैसे ये एक चतुर्भुज है तो हम इसको 2 त्रिभुज में बांट देते हैं, विकर्ण खींच दिए 2 त्रिभुज हो गया। जैसे कि ये एक पंचभुज है तो इसको भी एक त्रिभुज में बांट देंगे, अब जितना त्रिभुज इसमें बन जाए। क्यों बांट देंगे, समझने की बात है। देखिए आपको तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें 2 त्रिभुज बन गया है, तो एक ये कोण और दूसरा ये कोण और तीसरा ये कोण, ये कोण, अब इस तीनों कोण का जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार ये तीनों कोणों का जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो दोनों त्रिभुज के कुल कोणों का जो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, जो हमारा आंसर हो गया कि किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग। यहाँ पर n जो है वो क्या है, तो कोणों की संख्या है। क्यों कोणों की संख्या है, देखिए जितने इसमें कोण है, या कोण बोलिए या शीर्ष बोलिए, जितने शीर्ष है, मानते हैं कि शीर्षों की संख्या n यहाँ पर क्या है, शीर्षों की संख्या है, तो जितने शीर्ष हैं उससे 2 कम क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें कितने शीर्ष है, 1, 2 और 3, तो त्रिभुज कितना बना 3 - 2 = 1, तो n क्या हुआ, शीर्षों की संख्या। इसमें कितने शीर्ष है, 1, 2, 3, 4, तो शीर्षों की संख्या 4 है, तो त्रिभुज कितने बनेंगे 4 - 2, यानी कि शीर्षों की संख्या क्या है n है, तो n - 2, यही तो फॉर्मूला है। और आपको पता है कि जितने त्रिभुज बनेंगे उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको तो पता है कि इसमें त्रिभुज कितने बने, 2 त्रिभुज बने, तो एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री, तो 2 त्रिभुज के कोणों का योग 180 × 2 यानी कि 360 डिग्री। अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो देखिए इसमें बनेंगे कितने, 1, 2, 3, 4, 5 शीर्ष है, तो 5 - 2, कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। जब एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री, तो 3 त्रिभुज के कोणों का योग 3 × 180 डिग्री = 18, 3, 54 यानी कि 540 डिग्री। अब देखिए इसमें कितने शीर्ष है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, 6 - 2 बराबर कितना, 4, तो अब 4 को त्रिभुज का योग निकाल देंगे, तो 180 × 4 यानी कि 720 डिग्री, 720 डिग्री इसका आंसर होगा कि इसके आंतरिक कोणों का योग 720 डिग्री होगा। बस यही तो है फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर हम n मान लेते हैं कोणों की संख्या, तो क्या आएगा फॉर्मूला में, n - 2, इसके जगह पे n - 2 × 180 डिग्री, फॉर्मूला बन गया। अब इसको याद कर लीजिए, अब इसको समझ लीजिए। तो अब आपके पास सवाल ये है कि ये त्रिभुज कैसे बनता है, हम कैसे बनाएंगे, मतलब आप कैसे इस त्रिभुज को बनाएंगे कि त्रिभुज 2 कम बनता है। तो आप ये तो एक त्रिभुज है ही, इसको छोड़िए, आते हैं आप इसमें। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इस बिंदु से आप त्रिभुज खींचना चाहते हैं तो क्या इस बिंदु से इस बिंदु को मिला रहे हैं यहाँ पर, तो क्या त्रिभुज बन रहा है, नहीं। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला रहे हैं तो क्या त्रिभुज बन रहा है, नहीं। इसका मतलब कि इस दोनों बिंदु को छोड़ दीजिए, जो इसके अगल बगल में है, जैसे ये है और ये इसके अगल बगल में है, उसके बाद जो भी बिंदु बचते हैं उसके साथ मिला दीजिएगा तो त्रिभुज बनेगा। तो इस दोनों बिंदु को छोड़ दिए और इसके आगे वाले बिंदु से मिला दिए, तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। कितने, 1, 2। क्यों, क्योंकि ये 2 बिंदु वेस्ट हो गए, इस दोनों बिंदु का त्रिभुज बनाने में कोई रोल नहीं है। उसी प्रकार अगर इस फिगर में आप आते हैं तो मानते हैं कि इस बिंदु को उठा रहे हैं, तो इस बिंदु से क्या ये बगल वाले बिंदु से मिला रहे हैं तो क्या त्रिभुज बन रहा है, नहीं। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला रहे हैं तो क्या त्रिभुज बन रहा है, नहीं। लेकिन इस दोनों बिंदु को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी बिंदु से मिला दीजिए तो त्रिभुज बनेगा। तो कौन कौन बिंदु बच रहा है, एक ये बिंदु बच रहा है तो इससे मिला दिए, दूसरा ये बिंदु बच रहा है तो इससे मिला दिए, तो हमारे त्रिभुज बन गया। कितने त्रिभुज बना,
1 2 3, तो ये दोनों क्या हो गए बिंदु वेस्ट हो गए। और हर फिगर में हर कंडीशन में 2 बिंदु क्या हो जाएंगे वेस्ट हो जाएंगे। अगर इसमें आप त्रिभुज बनाना चाहे तो कोई भी एक बिंदु को उठाइए, इसको उठाइए, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बनेगा नहीं, यहाँ से यहाँ मिला त्रिभुज बना नहीं, लेकिन अब इस बिंदु को बाकी जो बिंदु बच गए उसके साथ मिलिएगा त्रिभुज बनेगा। इसके साथ मिला दिए त्रिभुज बन गया, इसके साथ मिला दिए त्रिभुज बन गया, इसके साथ मिला दिए त्रिभुज बन गया। इसीलिए n-2 होता है। मतलब शीर्ष कितने थे, शीर्ष कितने थे 6 थे, जिसमें से यानी कि शीर्ष कितने थे, शीर्षों की संख्या मान लेते हैं समभुज में n थे, और त्रिभुज बनाने के प्रक्रिया में 2 शीर्ष क्या होते हैं वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए 2 त्रिभुज कम बनेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है कि एक त्रिभुज के कोणों का जो कितना 180 डिग्री, तो n त्रिभुज के कोणों का जो कितना हो जाएगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही फॉर्मूला बना है, बात समझ गए होंगे। अब आपको फॉर्मूला रखना नहीं है, सिर्फ त्रिभुज में बांट देना है। अब बांटना क्या है, आपको पता है कि सम पंचभुज है तो त्रिभुज 3 बनेगा तो 18 3 54 540 डिग्री, सम सप्तभुज है तो त्रिभुज 5 बनेगा 18 5 90 900 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला ये है। अब ये समझ गए कि आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे। अब इसमें दूसरा बात जो आता है, ये फॉर्मूला ये है कि n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, ये क्या है कि प्रत्येक आंतरिक कोण या एक आंतरिक कोण। इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि आपके पास 1000 रुपया है, हम बोल रहे हैं कि इस 1000 रुपया को 5 आदमी में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक आदमी को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि 1000 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि सभी को कितने कितने रुपए मिलेंगे, तो 200 रुपये आ रहा है। अगर यही चीज़ हम पूछे क्वेश्चन को, अगर आपके पास 1000 रुपया है, 5 आदमियों में बराबर बराबर रुपया बांटना है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, तो एक आदमी को भी 200 रुपया ही मिलेगा। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ कहने का तरीका अलग अलग है। तो यही कहता है कि अगर आंतरिक कोणों का योग आपको मालूम है और ये पता है आपको कि जितने भी इसमें कोण है आंतरिक या बाह्य कोण, वो सभी के सभी कोण आपस में इक्वल है, तो सभी के सभी कोण आपस में इक्वल है, और आपको पता है कि n क्या है, कोणों की संख्या है या शीर्षों की संख्या है, कोणों की संख्या है या शीर्षों की संख्या या भुजाओं की संख्या है, क्योंकि सभी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर n से डिवाइड क्यों किए हैं हम, हमको पता है कि बहुभुज में कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या या शीर्षों की संख्या n है, और उस समबहुभुज के कुल कोणों का योग मालूम है, यानी कि कुल राशि उसको मालूम है, और कुल राशि को कितने आदमियों में बांटना है, तो n में बांटना है, तो हम n से डिवाइड कर दिए, तो एक एक कोण का मान निकल गया, यानी कि सभी कोण का वैल्यू कितना कितना होगा, इस बात को प्रदर्शित करता है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास निकालना है, सेम चीज है कि अगर बोल रहा है कि किसी समचतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री है, क्वेश्चन दे दिया है कि 360 डिग्री है, तो उसके प्रत्येक कोण का मान निकाले, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपको पता है कि जब किसी समचतुर्भुज के सभी कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 360 दिया हुआ है, तो इसके प्रत्येक कोण निकालेंगे। तो जब समचतुर्भुज बोला मतलब कि 4 भुजा बोला, तो कोण भी 4 ही होंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 9 36, एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो दूसरा कितना, वो भी 90, तीसरा कितना, वो भी 90, चौथा कितना, वो भी 90। क्यों, क्योंकि सभी कोण आपस में इक्वल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ नहीं है, बस यही चीज है कि सभी योग मालूम है, कोणों की संख्या से भाग दे दिए, निकल गया। तो यही तो है, आप रट गए तो क्या है, फॉर्मूला है, और समझ गए तो कुछ नहीं है, किसी चीज का जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक से ही क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद ये जो तीसरा चीज है, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को समझना है। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि कोई भी बहुभुज ले लीजिए, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, सौभुज हो, उनके जितने भी बाह्य कोण बनेंगे, उन सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और कैसे होगा, अगर समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज से ही समझा रहे हैं। देखिए, जैसे हम त्रिभुज बनाए, हम इसको एंगल को मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, इसको मानते हैं R। तो एक बाह्य कोण ये बना, दूसरा बाह्य कोण ये बना, और तीसरा बाह्य कोण ये बना, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी एक रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये दोनों एंगल मिला के है 180 डिग्री, जिसमें से ये P है, तो जो बाकी के एंगल बचा कितना होगा, 180 माइनस P। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस Q, और उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस R। अब हमको सभी बाह्य कोण को जोड़ना है, तो अगर हम यहाँ पर P Q R का जोड़ निकाले तो कितना मिलेगा, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम जोड़े 180 माइनस P प्लस 180 माइनस Q प्लस 180 माइनस R, तब कितना मिलेगा, तो देखिए 18 18 36 18 23 यानी कि 540 डिग्री,
अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा P प्लस क्यू प्लस आर। अब P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना है 180 डिग्री है। अब 540 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 360 डिग्री मिलेगा, जो कि हमेशा फैक्ट है, आपको इसको याद रखना है। तो ये चीज़ तो आपको याद है, ठीक है। अब कहता है कि समबाहुभुज के प्रत्येक या एक बाह्य कोण का योग निकाले, तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग तो आपको पता ही। हम बोलते हैं कि किसी सम पंचभुज के एक बाह्य कोण का मान निकाले, तो क्या करेंगे 360 बाटा, पंचभुज है ना, तो कोण भी कितने बनेंगे 5 ही बनेंगे, चाहे आंतरिक कोण हो चाहे बाह्य कोण हो। तो क्या करेंगे 360 में 5 से भाग दे देंगे, जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि किसी अष्टभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो कंफ्यूजन नहीं, 360 डिग्री ही होगा, चाहे पंचभुज हो चाहे सप्तभुज हो चाहे अष्टभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग पूछेगा तो हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ये बात भी समझ गए होंगे। इसके बाद ये जो पांचवा फॉर्मूला बना है, ये पांचवा फॉर्मूला कैसे बना है ये चीज को आपको समझना है, तो थोड़ा इसको बेहतर तरीका से। ये जो आकृति देख रहे हैं, अब इसमें विकर्ण कैसे खींचेंगे, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं किसी आकृति में, तो इस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए तो यहाँ पर फॉर्मूला है कि आप कोणों की संख्या n रख सकते हैं, यानी कि n इंटू n माइनस 3, यानी कि चतुर्भुज है तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इस चीज को याद करना जरूरी है? नहीं। हम क्या अपने आप से नहीं बना सकते हैं, लॉजिक लगा कर नहीं बना सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए ये त्रिभुज है, इसमें तो विकर्ण होगा नहीं, क्योंकि इसके सामने कोई शीर्ष होता है और सामने के शीर्ष से सामने के शीर्ष पर मिलाने से ही हमको विकर्ण मिलता है, डायगोनल मिलता है। लेकिन इसमें तो बनेगा नहीं, त्रिभुज में आप कभी भी नहीं देखोगे कि कभी विकर्ण मिला है आपको। अब आता है ये समचतुर्भुज में, तो समचतुर्भुज में हमको विकर्ण बनाना है। तो विकर्ण कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका कोई भी एक शीर्ष पहले उठाइए और बारी बारी से सभी शीर्ष को उठाना है, जितने शीर्ष है सभी शीर्षों को बारी बारी से उठाना है। तो हम अगर इस शीर्ष को पहले उठाते हैं तो क्या इस शीर्ष से इसी शीर्ष पर हम डालेंगे तो क्या विकर्ण मिल जाएगा? अगर इस शीर्ष से इसी शीर्ष पर खींचेंगे तो मिलेगा नहीं, ये हमारा एक वेस्ट हो गया शीर्ष। आगे बढ़ रहे हैं, अब इस बिंदु से क्या इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला है तो क्या हमारा विकर्ण मिला? नहीं, यानी कि दूसरा शीर्ष भी बेकार हो गया। अब इस शीर्ष से इस शीर्ष पर गए तो इससे इसको मिला है तो क्या विकर्ण बना? नहीं बना, यानी कि तीसरा शीर्ष भी वेस्ट हो गया, यानी कि तीनों शीर्ष वेस्ट हो गया, विकर्ण नहीं बना। अब कौन सा बिंदु बच रहा है? एक ये बिंदु बच रहा है। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला है तो क्या बना? एक विकर्ण बन गया, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं एक बिंदु को चेक कर लिए। अब इस बिंदु से क्या इस बिंदु से इस बिंदु पर विकर्ण बनेगा? नहीं बनेगा। इस बिंदु से यानी कि इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने से विकर्ण बनेगा? नहीं। इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएगा तो विकर्ण बनेगा? नहीं। लेकिन इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक विकर्ण बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इस बिंदु पे, क्या इससे इसी पर विकर्ण बनेगा? नहीं। इस शीर्ष से इस शीर्ष पर विकर्ण बनेगा? नहीं। इस शीर्ष से इस शीर्ष पर विकर्ण बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो एक विकर्ण बना। लेकिन अब यहाँ पर सवाल तो ये होता है कि इस विकर्ण को तो हम इधर से काउंट कर लिए हैं, फिर इधर से भी काउंट कर रहे हैं, दोनों तरफ से ले रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि दोनों तरफ से इसको ले लेते हैं। अब ये हमारे पास इसके बाद बचा है ये, तो क्या इस शीर्ष से इसी शीर्ष पर विकर्ण बनेगा? नहीं। इस शीर्ष से इस शीर्ष पर विकर्ण बनेगा? नहीं। इस शीर्ष से इस शीर्ष पर विकर्ण बनेगा? नहीं। लेकिन इस शीर्ष से इस शीर्ष पर विकर्ण बना। अब बोलिएगा कि इस चीज को भी हम दोबारा काउंट कर रहे हैं, तो चलिए मानते हैं कि दोबारा काउंट कर रहे हैं। तभी तो यहाँ फॉर्मूला में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जितने भी विकर्ण बने हैं हम उसको 2 बार काउंट किए हैं, इसलिए 2 से भाग दे दिए तो वो अपना ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया, उसका मान फिर आधा हो गया, दुगना हुआ था अब आधा हो गया, तो हमारा सही आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 विकर्ण था, इसको 4 बार काउंट कर लिए, एक इधर से एक इधर से फिर एक इधर से फिर एक इधर से, इसलिए हाफ करते हैं। अगर 6 विकर्ण होगा तो उसको 12 बार काउंट कर लेते हैं, 7 विकर्ण बनता है तो उसको 14 बार काउंट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से उसको एक बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर विकर्ण बन कैसे रहा, विकर्ण कैसे बन रहा है? देखिए हम पूछ रहे हैं कि अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितना हो रहा है। और आप देखे हैं कि हर पॉइंट से जब विकर्ण खींच रहे हैं, सभी पॉइंट से जब विकर्ण खींच रहे हैं तो हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में 3 पॉइंट शीर्ष खराब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ से आप अगर विकर्ण खींचना चाहते थे तो ये पॉइंट तो खुद खराब ही हो गया, इसके बाद ये भी खराब हो गया, इसके बाद ये भी खराब हो गया। यहाँ से लिए तो ये तो खराब ही हुआ, ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया। फिर इसको लिए तो ये तो खराब हुआ ही, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर इसको उठाए तो ये तो हुआ ही, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हर कंडीशन में 3 पॉइंट खराब हो जाते हैं। तो यही तो हम 3 माइनस करते हैं, किसमें से? टोटल शीर्षों की संख्या में से। तो अगर आपको निकालना है कि टोटल कितने इसमें विकर्ण होंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। हम देखिए कि इसमें 3 शीर्ष है, 3 शीर्ष लिख दिए। अब प्रत्येक कंडीशन में 3 शीर्ष खराब हो जाते हैं तो 3 - 3 करेंगे तो बचेगा 0 और हाफ
करेंगे तो 2 बराबर 0, इसमें शीर्ष होता ही नहीं है। अगर इसमें करते हैं तो देखिए कितने शीर्ष है टोटल, तो 4 है, और हर कंडीशन में 3 शीर्ष खराब हो जाएंगे तो कितने शीर्ष बचेंगे, 1, तो 4 गुने 1, और यानी कि हम विकर्णों के कितने बार काउंट किए, 4 गुने 1 बार काउंट किए, इसको हाफ कर देंगे, 2 दूनी 4 यानी कितने 2। अगर इसमें विकर्ण खींचने हैं तो कितने विकर्ण होंगे, तो कितने हैं टोटल शीर्ष 5 है, टोटल शीर्ष कितने हैं 5 है। आप काउंट करके खींच भी सकते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु पर खिंचाएगा नहीं, इस बिंदु से इस बिंदु पर खिंचाएगा जी नहीं, इस बिंदु पे नहीं, यानी कि इससे इसको मिलाएंगे तो विकर्ण, इसको इससे मिलाएंगे तो विकर्ण। फिर इस बिंदु से ये वेस्ट, ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब इसको इससे मिलाएंगे तो इसको इससे मिलाएंगे तो। फिर इसी प्रकार इस बिंदु से ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये खुद खत्म, इसके बाद इसको इससे मिलाएंगे तो, और इससे इसको मिलाएंगे तो, यानी कि इसको पहले से एक बार काउंट कर लिए, अब दोबारा काउंट कर रहे हैं। अब इस बिंदु पर आएंगे तो ये बिंदु नष्ट, ये भी नष्ट और ये भी नष्ट, अब इसको इससे मिलाएंगे तो, और अब इससे इसको मिलाएंगे तो इस दोनों को भी दोबारा काउंट कर लिए। अब आते हैं इस पॉइंट पे, इससे ये वेस्ट और ये भी वेस्ट, और इससे यहाँ पे मिलाएंगे तो इससे यहाँ का, तो इसको भी दोबारा काउंट कर रहे हैं, मैंने कि सभी विकर्ण को 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए। यानी कि हमारे पास टोटल कितने शीर्ष थे, 5, और 5 शीर्षों में से जब प्रत्येक बार काउंट करते हैं तो हर बार में 3 शीर्ष वेस्ट हो गए, तो हर बार कितने शीर्ष बचेंगे, 2 ही शीर्ष बचेंगे, तो 5 गुना 2। अब इस 2 बार काउंट किए विकर्ण को तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से 2 कट गया, कितना मिला 5। अब इसको निकालना है तो 6 करेंगे, हर बार में 3 शीर्ष, 6 भुज है ना, षष्ठभुज है ना, तो 6 भुज आऊंगा, 6 भुज आऊंगा तो 6 शीर्ष भी होगा, तो 6 शीर्ष। अब इसके बाद अब प्रत्येक बार में 3 शीर्ष बेकार हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, हाफ कर देंगे, 2 तिया 6, यानी कि 9 विकर्ण। अगर यहाँ पर सप्तभुज पूछते हैं कि सम सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होंगे, तो आप क्या बनाएंगे, अगर सम सप्तभुज है तो 7 अगुना प्रत्येक बार में 3 विकर्ण वेस्ट हो, प्रत्येक बार में 3 शीर्ष खराब हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, तो 7 गुने 4 बटा 2, 2 दूनी 4 यानी कि 7 दूनी 14। यही तो है इसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके लाइक करने से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम अगले वीडियो में और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ में।